Hello everyone. Let's understand excretory products and their elimination chapter in one shot. ये पूरा चैप्टर हम डिटेल देख चुके हैं. यहाँ हम लोग बस सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करेंगे बट एक क्विक रिविजन मोड में. लेट्स क्विकली गो थ्रू दिस. ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं. बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि एक्सक्रीशन और डिफिकेशन एक ही होता है. तो बेटा ये बिल्कुल एक नहीं है, अलग अलग चीज़ें हैं. एक्सक्रीशन मतलब मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर निकालना, जबकि डिफिकेशन मतलब अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकालना, अनडाइजेस्टेड वेस्ट बाहर निकालना. और भी फर्दर बहुत डिफरेंसेस है, क्विकली देख लेंगे हम. सबसे पहले एक्सक्रीशन का मतलब समझ लो. इट इज़ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट. एंड मेटाबॉलिक वेस्ट CO2 हो सकता है, यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर, सॉल्ट्स, अमोनियम आयंस, ये सारी चीज़ें हो सकती है. एक्सक्रीशन में बेसिकली हम ब्लड को प्योरीफाई करते हैं और उसके अंदर का जो वेस्ट निकला वो सब कुछ बाहर निकालते हैं. डिफिकेशन में बेसिकली हम लोग इंटेस्टाइन को ही प्योरीफाई कर रहे हैं. एक्सक्रीशन मोस्टली लिक्विड फॉर्म में होता है, जबकि डिफिकेशन सेमी सॉलिड के फॉर्म में होता है. यहाँ वर्ड मैंने मोस्टली इसीलिए लगाया है क्योंकि रेप्टाइल्स एंड एव्स में यूरिनेशन जो है वो पैलेट्स एंड पेस्ट के फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में नहीं है. बट मेजॉरिटी सारे ऑर्गेनिजम्स में यूरिन इज इन द लिक्विड फॉर्म. ऑर्गन जो इन्वॉल्व एक्सक्रीशन के लिए वो किडनी है, जबकि डिफिकेशन के लिए ऑर्गन इंटेस्टाइन ही इन्वॉल्व है. एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स रिमूव होते हैं यूरेथ्रा के थ्रू, जबकि डिफिकेशन के प्रोडक्ट्स रिमूव होते हैं एनस के थ्रू. एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन लीवर में होता है, जबकि डिफिकेटिंग प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन इंटेस्टाइन के विद इन ही हो जाता है. एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के एग्जाम्पल यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, यूरिक एसिड, ये सारी चीजें हैं. जबकि डिफिकेशन के प्रोडक्ट्स अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्सॉर्ब्ड वेस्ट है. आई होप एक्सक्रीशन एंड डिफिकेशन में डिफरेंसेस अब सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है. अब टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट वैसे तो बहुत सारे हैं, जैसे ग्वानिन हो गया, ज़ैंथिन हो गया, जैसे स्पाइडर्स एंड पेंगुइन में है. अमाइनो एसिड्स, ऑर्निथ्यूरिक एसिड जो बर्ड्स में है, यूपेरिक एसिड्स, क्रिएटिनिन, TMAO जो मराइन टीलियोस्ट में है. ऐसे बहुत सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं. बट मेजर एनिमल्स जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज करते हैं वो है अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड. अमोनिया जो है ये हाईली टॉक्सिक होता है, और जो चीज़ जितनी टॉक्सिक है उसे हम स्टोर नहीं रख सकते, हमें उसको तुरंत बाहर निकालना पड़ेगा. सो इट हैज़ टू बी रिमूव्ड इमीडिएटली. ये बहुत ज़्यादा सल्यूबल होता है एंड सिंस ये इतना टॉक्सिक है उसको डाइल्यूट करके बाहर निकालना पड़ता है. सो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ वाटर फॉर इट्स रिमूवल. जबकि यूरिया कंपैरेटिवली मॉडरेटली टॉक्सिक है, इसको हम बिल्कुल स्टोर कर सकते हैं, इसको मॉडरेट अमाउंट का वाटर ही लगता है, सो इसकी सेलिबिलिटी भी मॉडरेट है. यूरिक एसिड सबसे लीस्ट टॉक्सिक है, इसको भी हम स्टोर करके रख सकते हैं, ये भी लीस्ट सोल्यूबल है, इसको भी बहुत कम पानी लगता है उसके रिलीज के लिए. एक्चुअली यूरिया एंड यूरिक एसिड में पानी इतना कम लगता है, सो दिस आर कंसिडर्ड टू बी अडेप्टेशंस फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर. जैसे ही लैंड पे एनिमल आया है, लैंड पे पानी की कमतरता थी, तो पानी कंजर्व करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो उन्होंने मॉडिफिकेशंस कर ली अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में. जबकि अमोनिया वो लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं जो एक्चुअली पानी में ही रहते हैं. सो हियर यू कैन सी एग्जांपल्स सारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जैसे अमीबा हो गया, इनवर्टिब्रेट्स जैसे स्पॉन्जेस, हाइड्रा, क्रेफिश, एक्वेटिक इंसेक्ट्स एंड वर्टिब्रेट्स जैसे टैडपोल हो गया, एक्वेटिक एम्फीबियंस हो गए, बोनी फिशेज हो गए. यहाँ जो भी एग्जाम्पल देखो बेटा सभी का हैबिटेट कॉमन है, दैट इज़ वाटर. और जो अमोनिया रिलीज करते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड एज अमोनोटेलिज्म. ये डायरेक्टली बॉडी सरफेस से ही एक्सक्रीट आउट कर लेते हैं. यूरिया एंड यूरिक एसिड वो एक्सक्रीट करते हैं जो लैंड पे रहते हैं. सो यहाँ एग्जाम्पल सारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के आएंगे. यहाँ यूरिया का एग्जाम्पल है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लाइक मैमल्स, मिनी एम्फीबियंस एंड मराइन कार्टिलिजिनियस फिशेस. यूरिक एसिड में एग्जाम्पल्स है रेप्टाइल्स, एव्स एंड यहाँ आप लैंड इंसेक्ट्स भी लिख सकते हो क्योंकि एक्वेटिक इंसेक्ट्स हम ऑलरेडी अमोनिया में लिख चुके हैं. यूरिया रिलीज करने वाले यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म है एंड द फिनोमिना इज यूरियोटेलिज्म. वैसे ही यूरिक एसिड रिलीज करने वाले यूरिकोटेलिज्म फिनोमिना है, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहा जाएगा.
ये एक्सक्रीट यूरिन के फॉर्म में करते हैं, जबकि यूरिक एसिड एक्सक्रीट किया जाता है पेस्ट या पैलेट के फॉर्म में, बिकॉज लीस्ट वाटर रिक्वायर्ड है इसको, एज वेल एज सोल्यूबिलिटी भी बहुत कम है, तो इसी फॉर्म में इसको एक्सक्रीट करना पड़ता है। प्रीवियस स्लाइड में एक चीज़ यहाँ हम स्किप किए हैं, वो ये है कि जो भी एक्सक्रीटरी वेस्टेज सारे लीवर में ही बनते हैं, बट फिल्टरिंग उनका किडनीज के थ्रू होता है हायर वर्टिब्रेट्स के केस में। नेक्स्ट अगर हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स देखें अलग अलग एनिमल्स में, तो प्लैटीहेलमिंथस, एम्फियोक्सिस, रोटिफर्स के पास फ्लेम सेल्स होते हैं। इनका नाम इस तरह से इसीलिए है बिकॉज दिस सेल्स हैव गॉट सीलिया and the cells are orange in color and those cilias keep on moving, keep on beating, and orange color keep on beating तो flame जैसे दिखता है, hence the name is given flame cells. flame मतलब ज्योत। एस्केलमिंथस के पास प्रोटोनेफ्रिडिया या रेनेट सेल्स है, एनिलिड्स के पास नेफ्रिडिया है, आर्थ्रोपोड्स के पास माल्पिगियन ट्यूब्यूल्स है, क्रस्टेशियंस के पास एंटिनल ग्लैंड्स या ग्रीन ग्लैंड्स है। क्रस्टेशियंस आर बेसिकली एक्वाटिक इंसेक्ट्स। हेमिकॉर्डेट्स के पास प्रोबोसिस ग्लैंड है, एंड वर्टिब्रेट्स के पास किडनीज है। इवन दिस किडनीज आर ऑफ 3 कैटेगरीज। सबसे बेसिक प्रिमिटिव किडनी इज प्रोनेफ्रिक किडनी, थोड़ी एडवांस किडनी इज कॉल्ड एज मीजोनेफ्रिक किडनी, एंड द मोस्ट एडवांस किडनी इज कॉल्ड एज मेटानेफ्रिक किडनी। ह्यूमंस हैव मेटानेफ्रिक किडनी, रादर रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स, ये तीनों के पास मेटानेफ्रिक किडनीज होती है। ऑफ कोर्स इन दिस चैप्टर वी आर मोर इंटरेस्टेड इन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, सो हम यहाँ डिटेल में ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम समझेंगे। एज वी कैन सी कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरा का पूरा अब्डोमिनल रीजन में लोकेटेड है, बिलो द डायफ्राम। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव अ पेयर ऑफ किडनी, राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी है। वी हैव अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, लेफ्ट एंड राइट, अ सिंगल यूरिनरी ब्लैडर एंड अ सिंगल यूरेथ्रा। बस इतने ही पार्ट्स है एक्सक्रीटरी सिस्टम में। अब एक एक पार्ट हम डिटेल में देखेंगे। वी विल स्टार्ट विथ किडनी। वी हैव अ पेयर ऑफ किडनीज, इसका लोकेशन डॉर्सल है, मतलब पीछे की ओर है, पर लैटरल है, मतलब साइड में है, ऑफ अब्डोमेन, बिलो डायफ्राम फ्रॉम T12 टू L3 लेवल। अब T12 क्या होता है, तो यहाँ डायग्राम में देखो T12 इज योर थोरासिक वर्टिब्रेट 12th, जो कि लास्ट है। L3 इज लंबार 3rd। सो अब किडनी को देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक किडनी है, एंड उसको कोरिलेट करो कि सामने कौन सा वर्टिब्रे है। सो किडनी का लोकेशन लाई करता है T12 से लेके L3 तक। इसका स्टार्ट होता है लीवर से नीचे। सो हियर यू कैन सी दिस पार्ट इज लीवर। लीवर के जस्ट नीचे से किडनी स्टार्ट हो चुकी है। रेडिश ब्राउन कलर की होती है किडनी, बीन शेप्ड की होती है। अप्रॉक्सीमेट वेट उसका पर किडनी का वेट है ये 120 to 170 ग्राम। अगर पूछा जाए किडनीज का वेट इन ह्यूमन, तो हमें इसको इंटू 2 करना पड़ेगा, क्योंकि एक इंसान में तो 2 किडनीज होती है। सो एक का वजन यहाँ दिया गया है, सो 2 का करने के लिए विल हैव टू कैलकुलेट मल्टीप्लाइड बाय 2। इट इज प्रोटेक्टेड बाय फ्लोटिंग रिब्स। एज यू कैन सी यहाँ 12th पेयर है रिब का, तो ये ऊपर वाली 11th पेयर है, एंड दिस 2 रिब्स आर प्रोटेक्टिंग दिस पर्टिकुलर किडनी, एंड दिस 2 रिब्स आर प्रोटेक्टिंग दिस पर्टिकुलर किडनी। सो किडनीज को प्रोटेक्शन टोटल 4 रिब्स से मिल रहा है, 4, दैट इज 11th पेयर एंड 12th पेयर, बट ईच किडनी इज प्रोटेक्टेड बाय जस्ट 2 रिब्स, दैट इज 11th एंड 12th। मेटानेफ्रिक किडनी है हमारा, विच इज द मोस्ट एडवांस किडनी। हमारा किडनी रेट्रोपेरिटोनियल है। अब यहाँ रेट्रोपेरिटोनियल किडनी का मतलब क्या होता है, ये अच्छे से समझ लो। रेट्रोपेरिटोनियल, कोई भी विसरल ऑर्गन इज कवर्ड बाय 2 पेरिटोनियम कवरिंग्स। अंदर का विसरल होता है, बाहर का पैराइटल होता है। सो किडनीज का भी जो पेरिटोनियम कवरिंग है वो भी डबल है, बट किडनीज बीइंग अटैच्ड टू डॉर्सल बॉडी वॉल, उसकी कवरिंग कंप्लीट नहीं हो सकती है। उसकी कवरिंग बस एक ही ओर से है, दूसरी ओर से वो ऑलरेडी चिपका हुआ है बॉडी वॉल से। हेंस दिस टाइप ऑफ कवरिंग इज कॉल्ड एज रेट्रोपेरिटोनियल, दैट इज कवर्ड बाय पेरिटोनियम ओनली ऑन वन साइड, अनदर साइड तो अटैच है एब्डोमिनल वॉल से। ओनली इन ह्यूमंस राइट किडनी स्लाइटली लोअर है कंपेयर टू लेफ्ट वन। एज यू कैन सी लीवर है, लीवर की वजह से ये राइट किडनी थोड़ी सी नीचे आ चुकी है, बट ये सिर्फ ह्यूमंस में है। बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स में लीवर लेफ्ट साइड में होता है, हेंस किडनीज लिटिल बिट लोअर लेफ्ट वाली है। सो ये अपोजिट है इन केस ऑफ रैबिट्स। किडनीज के अगर हम डायमेंशंस देखें, तो किडनीज की लेंथ 10 to 12 सेंटीमीटर है, विथ 5 to 7 सेंटीमीटर है, एंड थिकनेस 2 to 3 सेंटीमीटर है। इसको याद रखो, ये एनसीईआरटी में डेटा दिया है। याद रखने के लिए ये 10 to 12 सेंटीमीटर का एग्जैक्ट
या ऑलमोस्ट आधा 5 से 7 है और इसका आधा 2 से 3 है. सो ऐसे याद रख लो 10 to 12 का आधा एंड फिर जो आंसर मिले उसका भी आधा. सो लेंथ विड्थ एंड थिकनेस के फॉर्म में इस तरह से हम याद रख सकते हैं. नाउ वी विल अंडरस्टैंड किडनी की प्रोटेक्टिव कवरिंग्स. एज आई सेड ऑलरेडी पेरिटोनियम कवरिंग है, उसके अलावा इनर साइड में और 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती है. सबसे अटैच जो किडनी को इनर मोस्ट है उसे हम रीनल कैप्सूल कहते हैं. इट इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, कुछ इलास्टिक एंड कुछ मसल फाइबर्स भी प्रेजेंट है. सेकेंड लेयर इज फैट लेयर, दैट इज एडिपोज टिश्यू, जो कुशनिंग देता है, इंसुलेटिंग होता है एंड शॉक अब्जॉर्बेंस का भी काम करता है. एंड द थर्ड एंड आउटर मोस्ट लेयर इज फाइब्रस टिश्यू, जो कि कनेक्टिव टिश्यू से बना है. एंड हैज वी कैन सी किडनी के अबव में अड्रिनल ग्लैंड भी लोकेटेड होता है. फ्रॉम दिस डायग्राम वी कैन सी अ रीनल पेल्विस शो किया है. एक्चुअली ये जो किडनी का डायग्राम है वो LS दिखाया है. LS इज लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन. नेक्स्ट इफ वी मूव टू द स्लाइड, हम किडनी का यहाँ इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे. बिफोर गोइंग इनटू दिस डायग्राम मैं थोड़ा सा रफ डायग्राम आपको अलग से दिखाऊंगी, देन विल अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर डायग्राम. सो इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर मैं ये किडनी का डायग्राम बना रही हूँ इस तरह से, सो एक यहाँ नॉच दिखा, राइट. दिस नॉच इज कॉल्ड एज हाइलम. इस हाइलम से यूरेटर एंटर करता है, रीनल आर्टरी एंटर करती है, रीनल वेन एंटर करती है, नर्व्स एंटर करते हैं, सारी चीजें इस हाइलम, इस नॉच से होगा. एंट्री एग्जिट जो भी है वो यहां से होगा. अब यहां पे जाते ही एक कॉमन पैसेज है. दिस कॉमन पैसेज इज कॉल्ड एज पेल्विस और रीनल पेल्विस. और रीनल पेल्विस जो है ये इसके अंदर इस तरह से कुछ ब्रांचेस तैयार हुई है. लेट्स से यहाँ मैं 3 मेन ब्रांच दिखा रही हूँ. ये 3 मेन ब्रांचेस को हम कहते हैं मेजर कैलिसिस या कैलिक्स. ये मेजर कैलिक्स फर्दर और ब्रांच आउट करता है. सी आई एम शोइंग फर्दर माइनर ब्रांचेस एंड दिस माइनर ब्रांचेस विल बी कॉल्ड एज माइनर calyx, and each minor calyx opens into a pyramid shape like structure, and that pyramid shape like structure is called as medulla. So this is medullary pyramid. And as we know, any organ has outer peripheral region. ये outer peripheral region है पूरा. This will be called as cortex and inner region would be called as medulla. But now here interesting part is medulla is not constant region. Medulla is in patches, is in the form of pyramids. So medullary pyramids के बीच बीच में cortex वाला part भी जा रहा है, ये वाला part, ये वाला part. So cortical part entering into the medullary region, this part will be called as renal column, or it will be also called as column of Bertini. सो आई होप डायग्राम इज क्लियर फ्रॉम हियर. अब ये वाला फिगर देख लेंगे जो दिया है यहाँ पर. हियर वी कैन सी ये वाला पार्ट रीनल हाइलम, जहाँ से रीनल नर्व, रीनल वेन, रीनल आर्टरी, यूरेटर्स, ये सब कुछ का एंट्री एग्जिट है. देन कम्स द कॉमन पार्ट ओवर हियर जो येलो में दिखा है यहाँ, जो रीनल पेल्विस है. बड़ी बड़ी कैलिसिस मेजर कैलिक्स है, उसमें से छोटी छोटी कैलिसिस माइनर कैलिक्स है. ईच माइनर कैलिक्स इज ओपनिंग इनटू मेडुलरी पिरामिड्स. जो कॉलम जो लेबलिंग में यहाँ दिया है, दिस आर पिरामिड्स. अब इस पिरामिड्स के बाहर वाला इतना स्ट्रक्चर पूरा कॉर्टेक्स है. एंड कॉर्टेक्स का वो पार्ट जो मेडुला रीजन के बीच बीच में जा रहा है उसे हम रीनल कॉलम कहते हैं या कॉलम ऑफ बर्टीनी भी कहते हैं. पैपिले वो पार्ट है जहाँ मिडल मेडुला का एपेक्स पार्ट प्रेजेंट होता है. सो दैट रीजन इज कॉल्ड एज पैपिले. बाकी सारी ब्लड वेसल्स हमें दिख ही रही है. ये कॉर्टिकल ब्लड वेसल्स है जो कॉर्टेक्स रीजन में है, और लोब्यूल्स के बीच बीच में ब्लड वेसल्स है, उन्हें हम इंटरलोबुलर ब्लड वेसल्स कहते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी. इसी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में नाउ वी ऑल नो दैट नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी. वेयर इज नेफ्रॉन? हम पूरा किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ लिए बट नेफ्रॉन तो पढ़े ही नहीं. तो नेफ्रॉन है कहाँ? सो यहाँ दिखाया गया है बेटा नेफ्रॉन कि किडनी के स्ट्रक्चर में एक पिरामिड
एंड कॉर्टेक्स वाला हिस्से को जूम किया है एंड इस जूमिंग में वी कैन सी कि यहाँ नेफ्रॉन है, इसी नेफ्रॉन को और थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे शो किया गया है. सो वी कैन ऑब्जर्व दैट कॉर्टेक्स पार्ट एंड मेड्यूला पार्ट, जो कि रीनल पिरामिड है, राइट, मेड्यूला, नेफ्रॉन जो है वो दोनों हिस्सों में प्रेजेंट है. आधा नेफ्रॉन कॉर्टेक्स पार्ट में है जबकि आधा नेफ्रॉन मेड्यूला पार्ट में है. सो पहले तो हम नेफ्रॉन देख लेते हैं कैसा है. यहाँ पे एक रफ डायग्राम देख लेंगे. नेफ्रॉन वैसे डिटेल हम बाद में देखेंगे, बट ये डायग्रामेटिकली यहाँ शो कर रहे हैं. नेफ्रॉन में यहाँ ग्लोमेरुलस है, एक पार्ट हो गया, और दूसरा पार्ट उसका सारी ये येलो कलर की टिब्यूल्स है. सो टिब्यूल स्टार्ट्स विद बाउमन्स कैप्सूल, देन कम्स यहाँ पे ये PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देन कम्स ये हेनलीज लूप या लूप ऑफ हेनले, then comes DCT, and then comes here collecting duct, which is the duct collecting urine from lot many nephrons. Apart from that, here you can see red vessel, that is artery, and blue vessel, that is vein, and overall nephron पे भी surrounded vessels है, which are called as peritubular capillaries, and out of one peritubular capillary, one which is extending into medulla would be called as vasa recta. ये पूरा डिटेल में स्ट्रक्चर हम फर्दर वापस एक बार देखेंगे. बस यहाँ पे हम ये शो करना चाह रहे हैं कि नेफ्रॉन का लोकेशन इन द किडनी कहाँ है. सो हाफ ऑफ इट इज लोकेटेड इनटू द कॉर्टिकल रीजन, हाफ ऑफ इट इज लोकेटेड इनटू द मेड्यूलरी रीजन. सो विद दिस वी आर डन विद द डिटेल्ड पार्ट ऑफ किडनीज. नेक्स्ट वी आर मूविंग विथ यूरेटर्स. यूरेटर्स जो है वो ये रहे, किडनी से आए एंड यूरिनरी ब्लैडर में ओपन हो गए, and they are also 2 in number. A pair of long slender tubes which extends from kidneys to the urinary bladder, ये हमारे ureters है. इनकी लेंथ अप्रॉक्स 25 to 30 सेंटीमीटर है एंड डायमीटर अप्रॉक्स 3 mm है. सो कैन यू गाइज इमेजिन बेटा 3 mm डायमीटर मतलब कितने ज़्यादा स्लेंडर है, कितने ज़्यादा डेलिकेट है ये. और इन्हीं में स्टोन्स भी हो जाते काफ़ी लोगों को, विच कैन बी सो पेनफुल. इसका फंक्शन है टू कंडक्ट यूरिन टूवर्ड्स यूरिनरी ब्लैडर बाय पेरिस्टाल्सिस. अब बेटा पेरिस्टाल्सिस का मतलब तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हुआ ना, विच मीन्स यूरेटर जो ऑलरेडी इतना पतला है उसकी वॉल में मसल्स चाहिए, स्मूथ मसल्स चाहिए, तभी तो पेरिस्टाल्सिस होगा. तो यस, बिल्कुल स्मूथ मसल्स है, हम पढ़ेंगे उसकी वॉल को डिटेल में. इसका स्टोरेज कैपेसिटी एक्चुअली ये पॉइंट यूरिनरी ब्लैडर का है, स्किप कर दो इसको. यूरेटर की वॉल 3 लेयर्स से बनी है. आउटर लेयर हमेशा प्रोटेक्टिव लेयर होता है, एडवेंटिशिया, विच इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू. मिडल लेयर इज मस्क्यूलारिस एंड दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेरिस्टाल्सिस. इट इज मेड अप ऑफ लॉन्जिट्यूडनल, सर्कुलर एंड लॉन्जिट्यूडनल मसल्स. इनरमोस्ट म्यूकोजा है जो बना है ट्रांजिशनल एपिथेलियम से. Now correlate this with animal tissue chapter. Transitional epithelium ऐसा epithelium था जो ट्रांजिट कर सकता है फ्रॉम स्क्वामस टू क्यूबॉइडल एंड क्यूबॉइडल टू स्क्वामस डिपेंडिंग ऑन अमाउंट ऑफ यूरिन जितना कंडक्ट करना है. प्लस एनिमल टिश्यू चैप्टर में हम ये भी पढ़े थे कि मोस्ट ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम का लोकेशन यूरेटर्स है, यूरिनरी ब्लैडर है, सो रिलेटेड विद यूरिन. हेंस दिस वाज आल्सो कॉल्ड एज यूरोथेलियम. नेक्स्ट कम्स यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर जो है ये इन्वर्टेड पेयर शेप्ड का है और इसका शेप चेंज करता रहेगा डिपेंडिंग ऑन अमाउंट ऑफ यूरिन फिल्ड इनसाइड इट. बहुत ज़्यादा यूरिन अगर फिल हो रही है तो यूरिनरी ब्लैडर का शेप ओवॉइड सा हो जाएगा, एंड यूरिन नहीं है तो इन्वर्टेड पेयर शेप्ड रहेगा. ये सिंगल ही होता है. अब तक के स्ट्रक्चर्स पेयर में थे, अब ये पहला स्ट्रक्चर आया है जो सिंगल में है. इसका फंक्शन है टू स्टोर यूरिन टेम्पररीली, एंड इसका वॉल जो है यूरिनरी ब्लैडर का ये सेम यूरेटर्स जैसा ही है, 3 लेयर्स का बना है. बस डिफरेंस ये है कि इसकी वॉल थिकर है कंपेयर टू यूरेटर्स. आउटर अगेन एडवेंटिशिया जो लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना है. मिडल मस्कुलारिस जो लॉन्जिट्यूडनल, सर्कुलर एंड लॉन्जिट्यूडनल मसल से बना. इन मसल्स का नाम डेट्रोजार मसल्स होता है. एंड इनरमोस्ट म्यूकोजा ट्रांजिशनल एपिथेलियम से बना है, जिसी को हम यूरोथेलियम भी कहते हैं. बट एक एडिशनल चीज आ चुकी है यहाँ, इट हैज गॉट स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑल्सो. इसके पास स्ट्रेच रिसेप्टर्स है एंड ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स स्ट्रेच होंगे अगर ज्यादा यूरिन फिलअप हो जाती है तो, एंड दैट वुड हेल्प इन मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स जो हम बाद में पढ़ेंगे.
यूरिनरी ब्लैडर का थोड़ा डिटेल डायग्राम अगर हम देखें तो यहाँ यूरेटर्स से यूरिन आती है, यहाँ पे यूरेटर्स की ओपनिंग है एंड ये यूरेटर्स की ओपनिंग के अलावा यहाँ यूरिनरी ब्लैडर का नेक रीजन है। ये मिलके इस तरह से ट्रायंगुलर शेप का ट्राइगॉन बनाते हैं विच इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ ट्राइगॉन। इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर में ये ऊपर का थोड़ा सा ये डोम शेप्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, ओवर हियर इट इज कॉल्ड एज अपेक्स। नीचे थोड़ा फंडस है एंड सबसे नीचे नेक रीजन है। ऐसे 3 रीजन है हमारे यूरिनरी ब्लैडर के। देन यहाँ नीचे आता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा एंड यूरिनरी ब्लैडर के जंक्शन पे विच मीन्स नेक रीजन पे एक स्फिंक्टर होता है। सिंस वो अंदर की ओर है उसको इंटरनल स्फिंक्टर कहा जाता है, और ऐसा ही यूरेथ्रा में एक बाहर की ओर भी स्फिंक्टर होता है। सिंस वो बाहर की ओर है इसीलिए उसको एक्सटर्नल स्फिंक्टर कहा जाता है। इंटरनल स्फिंक्टर में स्मूथ मसल प्रेजेंट है और ये हमेशा कंस्ट्रिक्ट होता है। अगर ये रिलैक्स होगा तो यूरिन बाहर आ जाएगी, और स्मूथ मसल्स को सिग्नल हमेशा इनवॉलेंट्री सिग्नल से मिलता है, जबकि बाहर वाला स्केलेटल मसल से बना है विच मीन्स इसको सिग्नल वॉलेंटरीली दिया जाएगा, और वॉलेंटरीली ही हम मिक्चुरेट करते हैं। बट यही वॉलेंट्री नेचर छोटे बच्चों में नहीं होता है, धीरे धीरे डेवलप होता है एंड बूढ़े लोगों में ये भी चला जाता है। So wall of urinary bladder is innervated by both sympathetic and parasympathetic nervous system. Micturition के दौरान ये दोनों स्फिंक्टर्स रिलैक्स करेंगे, अदरवाइज ये दोनों स्फिंक्टर्स कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं। When this both relaxes, एक इनवॉलेंट्री सिग्नल से दूसरा वॉलेंट्री सिग्नल से, तब जाके मिक्ट्यूरेशन होगा। मिक्ट्यूरेशन इज रिलीज ऑफ यूरिन और यूरिनेशन। नेक्स्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट है यूरेथ्रा। ये प्रेजेंट सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में है, मैमल्स का ही यूनिक फीचर है ये। इसके पास यूरेथ्रल ओपनिंग्स होती है जिससे मिक्चुरेशन होगा, बाहर रिलीज होगी यूरिन। ये अलग अलग है मेल्स के केस में और फीमेल्स के केस में। तो यहाँ हम डायग्रामेटिकली देख सकते हैं मेल्स के केस में यूरेथ्रा इज सो लॉन्ग, फीमेल के केस में यूरेथ्रा बस इतना सा ही है। सो पहला ही डिस्टिंग्विशिंग फीचर हमको इजीली दिख गया है कि एक ऑर्गेनिज्म में वो लॉन्ग है, दूसरे में वो शॉर्ट है। क्विकली डिफरेंसेस देख लेते हैं। मेल्स में इट इज लॉन्ग अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, फीमेल्स में वो शॉर्ट है 2 to 4 सेंटीमीटर ओनली। मेल्स के केस में ये प्रोस्टेट को पास करेगा, कॉपर्स को पास करेगा एंड फाइनली पेनिस के थ्रू वहां ओपनिंग है उसकी। फीमेल्स के केस में वो डायरेक्टली आउटसाइड ओपन होता है वाया वल्वा। वल्वा इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल्स, जबकि प्रोस्टेट एंड कॉपर आर मेल्स एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स एंड पेनिस इज कोपिलेटरी ऑर्गन इन केस ऑफ मेल्स। मेल्स में इसी यूरेथ्रा से सीमेन भी पास होगा एंड यूरिन भी पास होगी, हेंस इट इज कॉल्ड एज कॉमन पैसेज फॉर रिमूवल ऑफ यूरिन एंड सीमेन। हेंस उसका नाम यूरेथ्रा ना होकर यूरिनोजेनाइटल डक्ट दिया गया है। फीमेल्स के केस में ये सिर्फ यूरिन रिलीज करेगा, हेंस इट इज कॉल्ड एज ओनली यूरेथ्रा, कोई और अलग से नाम नहीं दिया है। नाउ यू गाइज मस्ट बी थिंकिंग कि मैम यूरेथ्रा से स्पर्म और यूरिन मिक्स होके भी तो बाहर निकल सकते हैं, बट सीमेन को तो अल्कलाइन मीडियम लगता है जबकि यूरिन तो थोड़ा एसिडिक होता है, तो स्पर्म्स डैमेज नहीं होते क्या? याद रख लो बेटा, सीमेन एंड यूरिन का रिलीज एक साथ कभी भी नहीं हो सकता है, नॉट एट ऑल पॉसिबल, जस्ट बिकॉज उनका रिलीज जो है उनको रेगुलेट करने वाली नर्वस सिस्टम अलग है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर होगा तो ही मिक्चुरेशन होगा, जबकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब होगा तब भी इजैक्यूलेशन होगा। इजैक्यूलेशन इज रिलीज ऑफ सीमेन एंड मिक्चुरेशन इज रिलीज ऑफ यूरिन। सो दोनों का ऑपरेशन अलग अलग नर्वस सिस्टम से है, हेंस कभी भी मिक्सिंग पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। विद दिस वी आर डन एंटायरली विथ किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। क्विकली एक बार यूरिन फ्लो का पाथवे समझ लेते हैं। तो यूरिन जो है कैसे बनेगी नेफ्रॉन से ये हम अलग से डिटेल में देखेंगे, बट कलेक्टिंग डक्ट तक हमें पता है पूरा नेफ्रॉन तक का ही रीजन है। यहाँ कैसे होगा क्विकली देख लेते। तो वी नो यूरिन अल्टीमेटली ब्लड से ही बनती है, ब्लड का ही जो वेस्ट है वो यूरिन बन जाएगा। सो ब्लड तो आया अफरंट आर्टेरियोल से, यहाँ से ग्लोमेरुलस बनता है, ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेशन होके फिल्ट्रेट बना बोमन्स कैप्सूल में,
एक बार बोमन्स कैप्सूल में फिल्ट्रेट आ चुका है वो पीसीटी में जाएगा, वहाँ से लूप ऑफ हेनले में जाएगा, वहाँ से डीसीटी में जाएगा एंड देन फाइनली कलेक्टिंग डक्ट में एंटर हो जाएगा। लोअर पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट से अब हम इस फिल्ट्रेट को यूरिन कहना स्टार्ट कर देते हैं। हाइपरटोनिक यूरिन बनती है। अब ये कलेक्टिंग डक्ट से जाएगा रीनल कैलिसिस में एंड वी नो पहले माइनर कैलिक्स आएगी, उसके बाद मेजर कैलिक्स आएगा, उसके बाद रीनल पेल्विस आएगा, फिर हाइलम के थ्रू ये यूरेटर में जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, यूरेथ्राम में जाएगा एंड देन फाइनली जब स्फिंक्टर्स रिलैक्स कर जाएंगे तब यूरेथ्रल ऑरिफिस भी ओपन हो जाएगा एंड वहां से यूरिन बाहर चला जाएगा। सो दिस इज एंटायर पाथवे फॉर यूरिन फ्लो। आई होप एंटायर टॉपिक इज क्लियर रिलेटेड टू दी स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। टेक 5 minutes ब्रेक, पूरा अच्छे से देख लो, एक बार रिवाइज कर लो एंड कम बैक टू द स्टडी अगेन। ओके, आई होप आपने 5 minutes ब्रेक ले लिया होगा एंड अच्छे से समझ लिए है पूरा। अब हम डिटेल में समझेंगे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर एंड उसके हर एक पार्ट और उसके हर एक पार्ट्स का फंक्शन भी समझेंगे। सो नेफ्रॉन क्या है? तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी का। नेफ्रॉन का दूसरा नाम यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी है। अप्रॉक्स 10 lakhs to 12 lakhs पर किडनी है। 10 लाख मतलब 1 million होता है, 12 लाख मतलब 1.2 million होता है पर किडनी। अगर पूछा जाए ह्यूमंस में टोटल नेफ्रॉन्स कितने हैं तो इसको इंटू 2 करना पड़ेगा हम लोगों को, बिकॉज एक इंसान में 2 किडनीज होती है। नेफ्रॉन का कुछ पार्ट कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है और कुछ पार्ट मेडुला में प्रेजेंट है एज प्रीवियसली डिस्कस्ड। अब कौन सा पार्ट कैसा है ये हम आगे फर्दर स्लाइड में समझेंगे। यहाँ मैं आपको रफली बता देती हूँ कि यहाँ मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ऊपर वाला पार्ट कॉर्टेक्स है, नीचे वाला पार्ट मेडुला है। सो फ्रॉम हियर यू कैन गेस ग्लोमेरुलस, बोमन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी सब कुछ कॉर्टेक्स में है, जबकि लूप ऑफ हेनले मेडुला में है एंड कलेक्टिंग डक्ट भी मेडुला में प्रेजेंट है। ईच नेफ्रॉन विल हैव 2 parts। एक पार्ट है ग्लोमेरुलस एंड दूसरा पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल। सो पहला पार्ट पहले समझ लेते हैं, ग्लोमेरुलस क्या है। ग्लोमेरुलस बेसिकली नेटवर्क है कैपिलरीज का। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, जो किससे बनी है? बाय ब्रांचिंग ऑफ अफरेंट आर्टीरियोल, जो कि खुद एक फाइन ब्रांच है रीनल आर्टरी का। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एक साथ मिलके इफरेंट आर्टीरियोल बनाते हैं। सो हियर यू कैन इमेजिन किडनी में वाया इट्स हाइलम रीजन रीनल आर्टरी आई थी। रीनल आर्टरी की फर्दर ब्रांचेस बनेंगी। फर्दर ब्रांचेस में वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रांच इज अफरेंट आर्टीरियोल। इस अफरेंट आर्टीरियोल से बनता है ग्लोमेरुलस एंड ग्लोमेरुलस से जो बाहर निकलता है वापस वो बन जाता है इफरेंट आर्टीरियोल। बट ग्लोमेरुलस से इसी ब्लड का फिल्ट्रेशन होके वो नेफ्रॉन में एंटर कर जाता है, नेफ्रॉन के दूसरे पार्ट में जो कि है ट्यूब्यूल्स। अब हियर ब्लड फ्रॉम हार्ट, सो यहां से ब्लड जा रहा है, ब्लड आ रहा है बेसिकली इनटू बोमन्स कैप्सूल या ग्लोमेरुलस। सो आने वाला ब्लड को हम अफरेंट, ए फॉर अराइवल, ए फॉर अफरेंट याद रखेंगे, और यहां से जाने वाला ब्लड, एग्जिट करने वाला ब्लड, ई फॉर एग्जिट, ई फॉर इफरेंट आर्टीरियोल। अब ये वापस हार्ट के पास चला जाएगा वाया getting into a major renal vein and then finally inferior vena cava होके वो हार्ट में चला जाएगा। सो ब्लड का फ्लो समझ में आ गया सभी को। हार्ट से लेके रीनल आर्टरी से लेके अफरेंट आर्टीरियोल से ग्लोमेरुलस से इफरेंट आर्टीरियोल से रीनल वेन से इंफीरियर वाना कावा से वापस हार्ट। ये पूरा हो गया पाथवे ऑफ ब्लड। ऐसे याद रख लेना बेटा, आने वाला ब्लड अफरेंट से आएगा, जाने वाला ब्लड इफरेंट से जाएगा। ऑल्सो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस इन डायमीटर्स ऑफ अफरेंट एंड इफरेंट आर्टीरियोल, और उसका एक पर्पस है, एक फंक्शन है जो हम फर्दर अपकमिंग स्लाइड्स में देखेंगे। ये पूरा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। We'll move to the second part of nephron, which is renal tubules. It starts with Bowman's capsule, जो enclose करता है glomerulus को ही,
एंड साथ ही साथ रीनल ट्यूब्यूल में पीसीटी आता है, हेनलीज लूप आता है, डीसीटी आता है. आई हैव नॉट रिटन कलेक्टिंग डक्ट बिकॉज कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ सिंगल नेफ्रॉन, इट इज अ पार्ट ऑफ ग्रुप्स ऑफ नेफ्रॉन. सिंगल नेफ्रॉन में वो कंसिडर नहीं होगा बिकॉज वो कलेक्ट करता है मल्टीपल नेफ्रॉन से, सो कॉमन हो जाता है मल्टीपल नेफ्रॉन्स का. वो विल स्टार्ट विद बाउमन्स कैप्सूल. बाउमन्स कैप्सूल कैसा है? सो हियर वी कैन सी ये एक वॉल है एंड देन ये दूसरी वॉल है. सो ब्लाइंड डबल वॉल्ड कप शेप्ड स्ट्रक्चर है. शेप आई डिड नॉट से दिख ही रहा है हमको, सो मैं यहां डायग्रामेटिकली थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको. कुछ इस तरह से बाउमन्स कैप्सूल होता है. सो वी कैन सी डबल वॉल्ड है. ये वाली अंदर वाली इज कॉल्ड एज विसेरल लेयर और ये बाहर वाला इज कॉल्ड एज पैराइटल लेयर. जबकि बीच में जो जगह है उसको ल्यूमेन कहा जाता है या कैप्सुलर स्पेस कहा जाता है. कप शेप तो दिख ही रहा है. अब ब्लाइंड क्यों कहा गया है इसको? ब्लाइंड इसीलिए कहा गया है क्योंकि उसका वन एंड डेड एंड है जबकि दूसरा एंड ओपन है ना. सो ऐसी कोई भी चीज जिसका वन एंड डेड एंड होगा, दूसरा ओपन होगा, सो बेसिकली अ स्ट्रक्चर possessing just one single opening will be called as blind. अब याद करो पूरे एनसीईआरटी में और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स को ब्लाइंड बोला गया है. रिमेंबर दैट, रिकॉल दैट एंड डू लेट मी नो. अब इनर लेयर जो है जिसका नाम हमने विसरल दिया, ये स्पेशल सेल्स से बने हैं. अब ये स्पेशल सेल्स कैसे है? लेट मी चेंज द कलर एंड आपको मैं शो करती हूँ. स्पेशल सेल्स ऐसे इस शेप के अप्रॉक्सीमेटली. ये शेप देखो कैसा है बेटा, फिट जैसा है. फिट का मतलब होता है पोडो एंड सेल्स का मतलब होता है सेल्स. सो इन सेल्स को हम नाम देते हैं पोडोसाइट्स. और पोडोसाइट्स का अरेंजमेंट इस तरह से कि दो पोडोसाइट्स के बीच बीच में जगह रह जाती है. दैट जगह इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन स्लिट्स और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्लिट पोर्स. बट इसके कॉर्नर वाली जगह जो है वो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की बनी है, टर्मिनल पार्ट. एंड यही पार्ट कंटिन्यू कर जाता है पैराइटल लेयर में भी, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से बना हुआ. सो इस तरह से डायग्राम, इस तरह से स्ट्रक्चर है बाउमन्स कैप्सूल का, विच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल, विच इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन. सो विसरल पार्ट सिंगल लेयर्ड है, फ्लैट स्क्वेमस सेल्स है पेरिफेरी पे, जबकि स्पेशलाइज पोडोसाइट्स है रिमेनिंग पार्ट. पोडोसाइट्स के पास इंटरडिजिटेड इन्वेजिनेशन बहुत है जिसको हम पेडिसेल्स या फीट कहते हैं और वो इनक्लोज करते हैं स्लिट पोर्स या फिल्ट्रेशन स्लिट्स को. आउटर लेयर पैराइटल है, ये भी सिंगल लेयर है, फ्लैट स्क्वेमस सेल से बना है. स्पेस दो लेयर्स के बीच में उसको हम ल्यूमेन कहेंगे या तो हम कैप्सुलर स्पेस भी कहते हैं. यहाँ की डायग्राम्स में थोड़ा सा डिटेल देख लो. सो ये आउटर लेयर पैराइटल लेयर है और ये इनर लेयर पोडोसाइट्स वाला विसरल लेयर है. यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ ये रेड कलर का रीजन है, मतलब ये ब्लड है जो कि ग्लोमेरुलस में होगा. और यहाँ पे ये सेल्स जो है ये विसरल लेयर के हैं जो कि पोडोसाइट्स के सेल्स है. और बीच बीच में जो स्पेस है दैट स्पेस इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन स्लिट और स्लिट पोर्स. इवन यहाँ का डायग्राम सेम बात कर रहा है. ये जो सेल्स है ये पोडोसाइट्स है और बीच बीच में जो जगह है वो फिल्ट्रेशन स्लिट्स है. दिस आर पेडिसेल्स ऑफ द पोडोसाइट्स. जबकि ये कैपिलरी है विच मीन्स ये ग्लोमेरुलस की बात हो रही है. सो आई होप सभी को बाउमन्स कैप्सूल स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से क्लियर है. नेक्स्ट, माल्पीगियन बॉडी क्या है? सो ये पूरे स्ट्रक्चर को माल्पीगियन बॉडी कहते हैं, दैट इज बाउमन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस. इसी का दूसरा नाम रीनल कॉर्पसल है, इसी का तीसरा नाम माल्पीगियन कॉर्पसल है. सो देर आर 3 names given in NCERT to this, which is very important for the first step of urine formation, that is ultrafiltration, which we will see in upcoming slides. माल्पीगियन बॉडी को माल्पीगियन ट्यूब्यूल से कंफ्यूज मत हो जाना. माल्पीगियन ट्यूब्यूल्स आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन केस ऑफ कॉकरोच, इन केस ऑफ इंसेक्ट्स. ये माल्पीगियन बॉडी है, या तो रीनल कॉर्पसल है या माल्पीगियन कॉर्पसल है, विच इज ग्लोमेरुलस प्लस बाउमन्स कैप्सूल. नेक्स्ट इज PCT. सो हियर वी कैन सी डायग्राम में ये बाउमन्स कैप्सूल है. बाउमन्स कैप्सूल से नीचे आते ही यहाँ ये PCT बिगिन हो चुका है. PCT नाम ही है प्रॉक्सिमल, क्योंकि वो बाउमन्स कैप्सूल के प्रॉक्सिमिटी में है. कॉन्वोल्यूटेड बिकॉज उसमें बहुत सारे कॉन्वोल्यूशंस है एंड वो एक ट्यूब्यूल है, हेंस ट्यूब्यूल. अब उसका सेल देखो बेटा, यहाँ डिटेल में एक सेल दिखाया है.
कैन यू सी यहाँ बहुत सारी विलाई माइक्रोविलाई प्रेजेंट है एंड दिस विलाई माइक्रोविलाई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, जिससे अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी. बट अब्जॉर्प्शन एक बार हो चुका है, यहाँ दोबारा होता है, हेंस इट इज कॉल्ड एज रीअब्जॉर्प्शन. And this type of epithelium is called as brush border epithelium. Apart from that, you can see mitochondria also. There are so many mitochondria. अब इतने mitochondria होने का फायदा यही है कि ATP बहुत ज़्यादा मिलेगा एंड ATP बहुत ज़्यादा मिल रहा है तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन या एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी बहुत अच्छे से हो सकता है. लेट्स अंडरस्टैंड द थ्योरेटिकल पार्ट. लोअर पार्ट बोमन्स कैप्सूल का लीड्स टू PCT. इट इज प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स रीजन एंड हाईली कॉइल्ड है, इसीलिए कॉन्वोल्यूटेड नाम दिया है. इट इज सराउंडेड बाय पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज. इफरेंट आर्टीरियोल से बनते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज. इट इज लाइन बाय ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथीलियम. इसके सेल्स के पास बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है एंड फूड रिजर्व भी है जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा टू परफॉर्म एक्टिव एड ऑन रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन. एक्टिव करने के लिए हमें ATP चाहिए एंड इसका फंक्शन होता है रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन. नेक्स्ट विल सी लूप ऑफ हेनले. हेयरपिन लूप है. सो इस तरह से जो नीचे आई ये डिसेंडिंग लिम्ब कही जाती है एंड देन यू शेप्ड ये उसके ऊपर ये लिम्ब गई, इसे हम असेंडिंग लिम्ब कहते हैं. सो विच डिसेंड्स इनटू रीनल मेड्यूला. लूप ऑफ हेनले मेड्यूला में आया है. अब तक ग्लोमेरुलस, बोमन्स कैप्सूल, PCT सब कुछ कॉर्टेक्स में था. पहला स्ट्रक्चर है जो मेडुला में आया है. इट इज मेड अप ऑफ 2 पैरेलल लिम्स जो अटैच्ड है एक दूसरे से कर्व्ड बेस की मदद से. वन इज डिसेंडिंग लिम्ब जो परमेबल है वाटर से एंड इम्परमेबल है सॉल्ट से, जबकि दूसरा है असेंडिंग लिम्ब जो परमेबल है सॉल्ट से एंड इम्परमेबल है वाटर से. एग्जैक्ट अपोजिट है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग काउंटर करंट मैकेनिज्म. इसका फंक्शन है टू कॉन्सेंट्रेट द यूरिन. हाउ? by maintaining the osmolarity by maintaining the medullary interstitium osmolarity, जिससे यूरिन हाइपरटोनिक या तो कॉन्सेंट्रेटेड बनती है. ये इस हेनलीज लूप का फंक्शन हो जाएगा. नेक्स्ट इफ वी सी DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. द नेम इटसेल्फ इज इट इज डिस्टल. दूर है वो बोमन्स कैप्सूल से, पर ये भी PCT के जैसा ही कॉन्वोल्यूशंस दिखा रहा है, इसीलिए इसका नाम भी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स रखा गया है. इसके सेल्स देखें तो ऑब्जर्व करो बेटा, PCT के कंपेयर में ब्रश बॉर्डरनेस कम है, PCT के कंपेयर में माइटोकॉन्ड्रिया भी कम है, पर प्रेजेंट तो है, विच मीन्स ये भी रीअब्जॉर्प्शन एंड एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का काम करेगा बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से बहुत ATP बनता है. वी ऑल नो दैट. असेंडिंग लिम्ब जो ऊपर चढ़ी थी लिम्ब, दैट इज असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनली लूप कंटिन्यूज एज DCT. इट इज हाईली कॉइल्ड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन and lies close to Malpighian body. So actually it lies really close to Malpighian body because DCT के कुछ cells and afferent arteriole के कुछ cells attach होके वहाँ junction बनता है and वो junction को हम juxtaglomerular apparatus कहते हैं और उस junction में एक important cell है जिसका नाम है JG cells. JG cells are very important for releasing renin and वो सब कुछ हम रास mechanism में separately आगे पढ़ेंगे. इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है पर कम है कंपेयर टू PCT. फंक्शन इसका रीअब्जॉर्प्शन है एज वेल एज सिक्रीशन है. नेक्स्ट विद दिस वी आर डन कंप्लीटली विथ वन नेफ्रॉन. तो वन नेफ्रॉन में सिर्फ DCT तक पार्ट्स है, बट अगर हम कलेक्शन ऑफ नेफ्रॉन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट पार्ट कलेक्टिंग डक्ट आएगा. कलेक्टिंग डक्ट जो है इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ नेफ्रॉन बट कलेक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स का पार्ट माना जाएगा. It collects filtrate from several nephrons. फंक्शन क्या है इसका? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड लिटल सल्यूट भी जो हेल्प करेगा ऑस्मोरेगुलेशन मेंटेन करने के लिए. सो ये लिटल सल्यूट क्या है? ये लिटल सल्यूट एक्चुअली लिटल यूरिया होता है जो कलेक्टिंग डक्ट से रीअब्जॉर्ब होता है बट वो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में सिक्रीट करवा दिया जाता है. वासा रेक्टा क्या है? प्रीवियसली सीन. इफरेंट आर्टीरियोल जो आएगा, इफरेंट आर्टीरियोल की फर्दर जो ये कैपिलरीज बनेंगी दिस आर कॉल्ड एज पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज. इसी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी का एक फाइन ब्रांच जो पैरेलल रन कर रहा है टू लूप ऑफ हेनले, दिस विल बी कॉल्ड एज वासा रेक्टा. सो इफरेंट आर्टीरियोल इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस forms a fine capillary network around a renal tubule called as peritubular capillaries.
इसी का एक माइन्यूट वेसल, इसी नेटवर्क का एक माइन्यूट सा वेसल जो पैरेलली रन कर रहा है हेनलीज लूप के वहाँ, जो यू शेप बना रहा है वासा रेक्टा, इसे हम वासा रेक्टा करेंगे। इसमें ब्लड फ्लो ही होने वाला है जो रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन के दौरान पे मदद करेगा। So with this we are done with the structure and function of nephron. Now we are going to understand two types, majorly two types of nephron. तो ये दो प्रकार के नेफ्रॉन जो है वो है कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। एज द नेम इटसेल्फ सेज, कॉर्टिकल नेफ्रॉन का मेजॉरिटी नेफ्रॉन कॉर्टेक्स रीजन में ही लाई करता है, जबकि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का मेजर पार्ट मेड्यूला रीजन में भी लाई करेगा। नॉट मेजर पार्ट बट मेनली इज लूप ऑफ हेनले। सो पहले तो आप बेटा डायग्राम समझ लो। आई जस्ट जूम इन फॉर अंडरस्टैंडिंग द डायग्राम। हियर यू कैन सी ग्लोमेरुलस, देन पीसी, देन बॉमन्स कैप्सूल है, पीसीटी है, हेनलीज लूप। देखो ये वाला पार्ट ऐसा डिस्कलरेशन जो है ऊपर का कॉर्टेक्स है, नीचे का मेड्यूला है। सेम विथ हियर कॉर्टेक्स है, मेड्यूला है। यहाँ लूप ऑफ हेनले मेड्यूला में देखो हार्डली कुछ है, बाकी मेजर पूरा का पूरा नेफ्रॉन कॉर्टेक्स पार्ट में ही है। जबकि यहाँ पे लुक एट लूप ऑफ हेनलेज लेंथ, लूप ऑफ हेनले कितना डीप है मेड्यूला रीजन में, राइट। और जो मेड्यूला रीजन में जितना डीप होगा वासा रेक्टा भी तो उतना अच्छे से बनेगा, बिकॉज वासा रेक्टा वाज अ फाइन ब्रांच ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो मेड्यूला में जाएगा, विच वुड बी रनिंग पैरेलल टू लूप ऑफ हेनले। बट यहाँ हार्डली कोई चांस मिलेगा वासा रेक्टा को रन करने के लिए। सो दिस विल बी द मेन डिफरेंसेस बिटवीन द टू। लेट्स क्विकली सी। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स मेजॉरिटी है, 80% यही नेफ्रॉन्स होते हैं, जबकि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन हार्डली 20% होते हैं। लूप ऑफ हेनले वेरी शॉर्ट, लूप ऑफ हेनले इज वेरी लॉन्ग। लूप ऑफ हेनले एक्सटेंड्स ओनली वेरी लिटल इनटू मेड्यूला, जबकि लूप ऑफ हेनले रन्स डीप इनटू द मेड्यूला। वासा रेक्टा इनमें एब्सेंट होगा, या अगर प्रेजेंट गलती से हुआ तो हाईली रिड्यूस्ड होगा, जबकि यहाँ प्रॉपरली वो प्रेजेंट होगा। डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो वी कैन सी मॉर्पिगियन कॉर्पसल जो कि था बॉमन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन, ये सिचुएटेड है कॉर्टिकल रीजन में, जबकि लूप ऑफ हेनले डीप करता है इनटू द मेड्यूला रीजन। सो ये मेन दो टाइप के नेफ्रॉन्स थे। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का मेन पार्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन में होगा। अगेन टेक 5 minutes ब्रेक, क्विकली गो थ्रू एंटायर नेफ्रॉन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ऑल द पार्ट्स, बिकॉज अगर ये पार्ट आपका क्लियर होगा तो यूरिन फॉर्मेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर वहाँ पे कोई भी डाउट है तो आपको बेटा यूरिन फॉर्मेशन नहीं समझ में आएगा। टेक 5 minutes, रिवाइज एंटायर टॉपिक taught till now, then come back for urine formation. Okay, let's start with urine formation. As the diagram says, we can see urine formation के main 3 steps है। एक है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा है रीअब्जॉर्प्शन एंड तीसरा है सिक्रीशन। फाइनली 3 स्टेप्स होने के बाद बन जाएगी हमारी यूरिन, जो हाइपरटोनिक नेचर की होगी। हाइपरटोनिक नेचर का यहाँ मतलब है कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। सो ये एक एक स्टेप बेटा हम डिटेल में पढ़ेंगे, और ये हर एक स्टेप कौन से पार्ट से परफॉर्म किया जाता है, नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है इसमें, ये भी सारी हम चीज़ें पढ़ेंगे। यहाँ राइट साइड के डायग्राम में रफली दिखा दिया है दैट ग्लोमेरुलस से बोमन्स कैप्सूल में आना यही फर्स्ट स्टेप है जो कि फिल्ट्रेशन है। फिर पीसीटी या नेफ्रॉन के टिब्यूल से ग्लोमेरुलस में या ब्लड वेसल्स में जाना, एरो देखो बेटा इस तरफ, इसको हम सेकेंड स्टेप कहेंगे जो कि रीअब्जॉर्प्शन है। बट ब्लड से वापस नेफ्रॉन में कोई चीज़ आना, इसको हम थर्ड स्टेप कहेंगे जो कि सिक्रीशन है। एंड फाइनली यूरिन का बाहर निकलना इज एक्सक्रीशन। सो ये मेन 4 स्टेप्स है, एंड फ्रॉम दिस यू कैन गेट टू नो कि ग्लोमेरुलस का कहाँ रोल है, वेरेस ट्यूब्यूल्स का कहाँ रोल है। लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये परफॉर्म किया गया है माल्पिगियन बॉडी से, और मेजरली यू कैन से ग्लोमेरुलस, दिस इज व्हाट आवर एनसीईआरटी सेज। ग्लोमेरुलस मेन रोल प्ले करता है, जो कि माल्पिगियन बॉडी का मतलब क्या था, ग्लोमेरुलस प्लस बोमन्स कैप्सूल। माल्पिगियन बॉडी का दूसरा नाम माल्पिगियन कॉर्पसल भी था या रीनल कॉर्पसल भी था।
Roughly 1/5 of the blood pumped out by each ventricle of heart in a minute is filtered by the kidneys, जो अप्रोक्सीमेटली होता है 1100 से 1200 ml पर मिनट. अब 1/5 पार्ट का मतलब कितना हुआ बेटा? 20%. किसका? pumped out by each ventricle of the heart in a minute. तो ये तो कार्डियक आउटपुट की बात कर रहा है. 20% ऑफ टोटल कार्डियक आउटपुट. सो कार्डियक आउटपुट कितना होता है अप्रोक्सीमेटली? ऑफ 5 लीटर. सो 20% ऑफ 5 लीटर जो होगा, जो बनता है अप्रोक्सीमेटली 1100 to 1200 ml यूरिन पर मिनट यहाँ पे फिल्टर करेगा किडनीज. सो फिल्ट्रेशन जो हो रहा है वो 3 लेयर्स की मदद से हो रहा है. एज वी कैन सी यहाँ ये डायग्राम देखो, ये ब्लड मतलब ये ग्लोमेरुलस है, एंड देन यहाँ पे पोडोसाइट्स है, और बीच बीच में फिल्ट्रेशन स्लिट्स है, विच मीन्स यहाँ पे हमारा आ चुका है बाउमन्स कैप्सूल, और दोनों के बीच में होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन. सो वी कैन सी 3 लेयर्स. पहला लेयर है एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल और ग्लोमेरुलस. सेकेंड लेयर इज बाउमन्स कैप्सूल और बाउमन्स मेम्ब्रेन, एंड द थर्ड लेयर इज पोडोसाइट्स. पोडोसाइट्स वहां से उसके बीच बीच में फिल्ट्रेशन स्लिट से फिल्टर होके चीजें वहां जाएंगे. सो अप्रोक्सीमेटली 1100 to 1200 ml पर मिनट पर किडनी फिल्टरिंग आउट होता है. सो 3 लेयर्स क्या है? ग्लोमेरुलर का, ब्लड वेसल का एंडोथीलियम है, बेसमेंट सब्सटेंस है, एंड देन विसरल लेयर पोडोसाइट्स ऑफ बाउमन्स कैप्सूल है, जिसको हम एपिथीलियम भी कहते हैं. अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि यहाँ से जिसकी एंट्री होगी उसके थ्रू एंट्री डायमीटर बड़ा है तो एंट्री ज़्यादा होती है, क्योंकि एग्जिट जो होता है वो एग्जिट की डायमीटर बहुत कम है. सो यहाँ एग्जिट कंपैरेटिवली कम होता है. डायमीटर ऑफ अफरेंट आर्टीरियोल इज बिगर देन इफरेंट आर्टीरियोल, विच कॉजेज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर इन ग्लोमेरुलस. दिस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. ब्लड वेसल्स ग्लोमेरुलस में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बिकॉज